अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात हैं। मरियम नवाज शरीफ आज जब ऐवान से खिताब कर रही थी, वो खामोश बैठी रहीं और ऐवान में मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगते रहे। वीडियो का कुछ ग्लिम्स आपने शुरू में मुलाहजा कर लिया। ओवरऑल कार्रवाई क्या रही, ऐवान के अंदर क्या गुफ्तगू होती रही, उसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। इसके अलावा कौमी असम्बली से वफाकी बजट आज पास करा लिया गया। इस तमाम तर हकीकत के बावजूद के बजट का सारा मलबा पहले से टैक्स नेट में मौजूद टैक्स पेयर के ऊपर गिरा दिया गया है। इस तमाम हकीकत के बावजूद के बजट का तमाम तर नजला गरीब, मिडिल क्लासिए और सैलरीड क्लास के ऊपर पड़ने वाला है। बजट आज मंजूर करा लिया गया है। इसके असरात क्या होंगे, नतायज क्या निकलेंगे, कितने सख्त और भयानक नतायज होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उमर अयूब साहब जब तकरीर कर रहे थे, जब उन्होंने बताया मुदाखलत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, अचानक से कौमी नशरियाती राब्ता अवाम का ऐवान से मुनक़ता हो गया। ये वो रवैया है जिसको देखने और समझने की जरूरत है। वो क्या मामला रहा, उसकी डिटेल्स क्या है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। आज वो शख्स जो कहता था कि मैं पगड़ियां उछालूंगा, फुटबॉल बनाकर उनसे फुटबॉल खेलूंगा, गेंद बनाकर उनसे फुटबॉल खेलूंगा, वो बंदा सुप्रीम कोर्ट के सामने सजदा रेज होता हुआ दिखाई दिया, जमीन को बोसा देता हुआ नजर आया। वो क्या मामला है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ आज एक बड़ी हैपनिंग हुई है। और ये मकबूल जान साहब ने एक खत लिखी, स्टोरी आई है, टॉप स्टोरी, वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक बोलती वीडियो है, उसको देखकर आप हिल जाएंगे। और फिर चंद वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, कर लिया है तो ऑल वीडियोस का चेक मार्क उसको ऑन कर लेना है। कमेंट्स मैक्सिमम करने हैं ताकि फायरवॉल का जो इशू है आपके और हमारे दरमियान वो ब्रेक हो सके और हालात वाकयात जो मुश्किलात के साथ हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमारे कंट्रोल में आ सकें। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने आज खिताब किया ऐवान से पंजाब असम्बली के, और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि रोटी सस्ती हो गई है, बहुत सारे मामलात अब बेहतर हो रहे हैं। नवाज शरीफ तो ये कह चुके हैं कि इमरान खान के कमरे में एक नहीं अब 2 AC लगवा दो। तो ये सारी चीज़ें मैं सुन रहा था जब वो खिताब कर चुकी थी। उसके फ़ौरन बाद नारे लगना शुरू हुए, मरियम के पापा चोर हैं। वो नारे, वो ग्लिम्स आपने शुरू में मुलाजा किया। टेलीविजन तो ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ये वीडियोस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बनती हैं जो हम तक पहुंच जाती हैं और आपके साथ शेयर की जाती हैं। तो ये क्या मामला रहा, और वो खामोशी से बैठी रही, सुनती रही, उठ के चली गई कुछ देर के बाद। तो ये अपोजिशन है जो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आप कह लें की है। अब आ जाते हैं तौहीन अदालत केस के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट में एक कार्रवाई हुई और एक अजीब सा कमेंट आया है हमारे सामने, और ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कमेंट है। ये ओपिनियन है मेरी, कोई से डिसएग्री कर सकता है। कहते हैं अपने खिलाफ बात पर कुछ नहीं करना चाहता, बचपन में वालदा कहती थी जो कहता है वही होता है। वो बचपन में आप और हम बैठे होते हैं ना, तो कोई भी किसी को अगर कुछ कह दे, डांट दे, तो वो बच्चा कहता है नहीं जो कहता है वही होता है। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप बात को। तो ये वो वाला कमेंट है। पहले मैं समझने से कासिर रहा कि ये कहना क्या चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जब खुद पर बात आती है तो फिर हम भी यही समझें कि जो कहता है वही होता है। ये मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल ये कमेंट आया है और ये मुल्क के मुअज़्ज़ज़ अदलिया के सबसे बड़े काजी की जानिब से आया है, तो वो हम तक पहुंचा तो हमने आप तक पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वो अपने बारे में कुछ नहीं करना चाहते, कि बचपन में वालदा कहती थी जो कहता है वही होता है। ये रिपोर्ट हुआ है, टेलीविजन चैनल की स्टोरी है, ये जियो, जंग, एक्सप्रेस, डॉन सब की स्टोरी है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तफा कमाल और फैसल वाडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं तो खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई पर यकीन नहीं रखता। साथ ही जज ने कमरे अदालत में बात कर दी थी जिसके बाद कार्रवाई शुरू करना पड़ी। वो यकीन नहीं रखते जी। चीफ जस्टिस ने कहा कि बचपन में जो बातें गली मोहल्लों में सुनते थे अब टीवी चैनल पर सुनते हैं। अच्छा, इससे पहले चीफ साहब ये भी फरमा चुके हैं कि वो टीवी चैनल्स नहीं देखते। इस पर जस्टिस अकील ने कहा कि टीवी चैनलों पर उन लोगों को बिठाया जाता है जिन्हें कानून का कुछ इल्म नहीं होता। तब से लोग ऐसे करते हैं जैसे 1600 फैसले लिख चुके हैं, कोई मैकेनिज्म नहीं है तो बना लें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मजीद कहा कि हमें कोई शौक नहीं किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें।
मगर मुआशरा तबाह हो रहा है। मीडिया की आज़ादी से मुतालिक हम बहुत मोहतात हैं। कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले मुआशरे में एक काम कर रहे हैं, जाकर बताते हैं ये हो रहा है, अब वो फैसले से पहले तनकीद शुरू कर दें तो क्या करें। कुछ ऐसे हैं जिन्हें लगता है उन्हें जज की कुर्सी पर होना चाहिए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बताया कि तौहीन आमेज न्यूज कॉन्फ्रेंस रऊफ हसन ने भी की है। उस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि ये रऊफ हसन कौन है। अच्छा जी, ठीक है जी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रऊफ हसन का ताल्लुक पीटीआई से है और उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में ऐसे तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए जो दोहराना भी नहीं चाहते। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अपने बारे में कुछ नहीं करना चाहते कि बचपन में वालदा कहती थी जो कहता है वही होता है जनाब। अच्छा, इससे पहले वो इमरान रियाज और मुतअद्दिद सहाफ़ियों से मुतालिक भी कह चुके हैं कि ये कौन है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं आगे। ये इधर एक तस्वीर है, ये तस्वीर मुलाहिज़ा कीजिएगा। ये तस्वीर है सेनेटर फैसल वाडा साहब की, जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फुटपाथ है उसको बोसा दे रहे थे और सजदा कर रहे थे उसके ऊपर, और आज उन्हें इस सारे केस से खुलासी मिल गई है। अच्छा, आज जो सुप्रीम कोर्ट में इस केस की हियरिंग हुई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मीडिया के ऊपर सारा मलबा डाल दिया गया। वो कैसे? तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफा कमाल और फैसल वाडा की मुआफ़ी कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में MQM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली मुस्तफा कमाल और सेनेटर फैसल वाडा की मुआफ़ी कबूल कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हुए दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज हसन ने मुस्तफा कमाल और फैसल वाडा को रोस्ट्रम पर बुलाया और उनसे मुकालमा करते हुए कहा कि आप पार्लियामान में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं और उम्मीद है आप भी हमारी इज्जत करते रहेंगे। जस्टिस काजी फायज का कहना था एक दूसरे को नीचा दिखाने से अवाम को नुकसान होगा। पार्लियामान में आर्टिकल 66 से आपको तहफ़्फ़ुज़ है, बाहर गुफ्तगू करने से आपको आर्टिकल 66 मैसर नहीं होगा। अब आप देखिए ना, ये भी बता दिया कि तुम पार्लियामेंट से गल करोगे कोई नहीं पूछना, तो बाहर आगे कर दे खाम खसाड़े वास्ते मसला खड़ा हो जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था आप लोगों की गैर मशरूत माफ़ी कबूल करते हैं, आइंदा इस मामले में ज़रा एहतियात करें। और मीडिया ने कैसे ये तमाम चीज़ें दिखा दी। भाई मीडिया को तो ये चीज़ें सारी दिखानी नहीं चाहिए थी। तो ये एक सेकंड टॉप लीड थी जो मैंने आपके सामने शेयर करनी थी। थर्ड टॉप लीड है औरिया मकबूल जान साहब से मुताल्लिक। औरिया मकबूल जान की जानिब से बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिखने के मामले पर काजी फायज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। जनाब, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के खिलाफ, और औरिया मकबूल जान ने बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिखने के मामले के ऊपर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया है। तो ये बड़ी स्टोरी है। अब इसमें से क्या निकलता है आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि रेफरेंस दायर तो हो जाते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई क्या होती है, दैट्स अ बिग स्टोरी, दैट्स अ बिग न्यूज़, वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इससे पहले कि मैं कुछ वायरल बयानात शामिल करूं, एक बोलती तस्वीर नहीं बल्कि वीडियो है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बोलती वीडियो आज मरीम नवाज शरीफ साहबा जब रोस्ट्रम तो नहीं है, बहरहाल रोस्ट्रम पर जब खिताब कर रही थी बतौर, तो उस वक्त जो है मरीम नवाज शरीफ साहबा सामने खड़े होकर तकरीर कर रही थी और उनके पीछे उस्मा कारदार बैठी हुई थी। ये तो वीडियो देखने वाली है, मुलाहिज़ा कीजिएगा। देखें, गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। उस्मा कारदार वो शख्सियत हैं, वो खातून हैं जो इमरान खान के जलसों में झंडे उठाया करती थी। उन्हें इस हजीमत का सामना कभी नहीं करना पड़ता होगा मेरे ख्याल में। अब वो अपनी चॉइस से PMLN के अंदर हैं। वो मरीम नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल एन पीछे वाली सीट के ऊपर बैठी हैं, तो हिना परवेज़ भट्ट आती हैं और वो कहती हैं, शायद इशारतन यही लग रहा है मुबैना तौर के ऊपर, कि यहाँ से उठ जाएं। उसके ऊपर पहले उस्मा कारदार ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि मुझे बैठने दें, फिर वो उठकर चली गई और उसके ऊपर हिना परवेज़ भट्ट बराजमान हो गई। तो वो सीटें जो अपनों के लिए फिक्स हुआ करती हैं, उस पर बैठने वालों को भी शर्म नहीं आती कि आप क्या कर रहे हो। इनके अंदर कोई, वो कहते हैं ना, गैरत नाम का सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं। मैं उस्मा कारदार की बात करूं कि आपको थोड़ी सी शर्म ये आ जाए कि यार आप इस हद तक गुलामी में गिर चुके हो कि आपको फोटो अपनी टेलीविजन पर दिखाने के लिए इतनी तगोदौ करनी पड़ती है और इतनी सख्त हजीमत का सामना करना पड़ता है, फिर भी आपको शर्म नहीं आनी है। तो बहरहाल ये अलमिया है इस मुल्क का, गुलाम इब्ने गुलाम। ये काम अगर हम भी कर लेते तो हम राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री के ऊपर होते ना होते, बहरहाल हमारी जिंदगी आसान हो चुकी होती। ये काम हम भी कर सकते थे, ये कर सकते थे। हमें तो उस तरफ से भी चाय का कप नहीं पूछा गया भाई, सीधी बात है। तो बहरहाल ये एक वीडियो थी जिसके ऊपर मैंने कमेंट करना था। कुछ वायरल बयानात शामिल कर लेते हैं। डिस्क्लेमर, अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगे तो माजरत, ज्यादा बुरी लगे तो इंतहाई माजरत, और ज्यादा बुरी लगे तो सानू की। कैसे कर लेते हो यार। मरीम नवाज शरीफ साहबा का बयान है
وہ کہتی ہیں میں فخر سے کہنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف وہ لیڈر ہے جس نے کہا کہ عمران خان کے سیل میں اگر ایک اے سی لگائے تو دوسرا بھی لگا دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دو مت لگائیں جی، وہ بھی تکلیف ہے، ایک ہی لگائیں جتنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اتنے اگر آپ اچھے ہیں تو رہائی کر دیں۔ اگر یہ بھی بیچ میں بھی کوئی کہہ رہا تھا نا کہ عمران خان کے باہر نکلنے سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنا، اس کی اب فالوئنگ نہیں رہی، تو وہ گاڑی کٹ دو، ذرا لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لیں، آپ لوگ یہ کر لیں، کیا ہی مزہ آ جائے گا۔ کیسے کر لیتے ہو یار؟ آگے چلتے ہیں جی، علیمہ خان صاحبہ وہ کہتی ہیں عمران خان کبھی بھی خود نہیں کہے گا کہ میرے لیے کچھ کرو، اور یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ ان کی بہن نے بالکل درست فرمایا، عمران خان کبھی بھی ریلیف کی بھیک نہیں مانگے گا۔ وہ بہت سخت مزاج شخصیت ہیں، جب ایک چیز کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو کر لیتے ہیں۔ میں ان کو بڑے قریب سے جانتا ہوں بطور جرنلسٹ، جب وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے تھے تو وہ اپنے اصولوں کا پابند بندہ ہے، بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ متی اللہ جان صاحب وہ کہتے ہیں اگر تحریک انصاف سے بلہ چھین لیا گیا ہے تو عدلیہ کی بری کارکردگی کی بنیاد پر ان سے بھی ترازو کا نشان چھین لیا جانا چاہیے۔ یہ شاید عدلیہ کے اوپر طنز کر رہے ہیں متی اللہ جان صاحب کہ ترازو کا نشان عدلیہ سے بھی چھین لینا چاہیے، یہ متی اللہ جان صاحب کے کامنٹس ہیں۔ بھائی اب میں نشان کے اوپر کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ آگے جی، اعتزاز احسن صاحب ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ کہتے ہیں چیف جسٹس بہت جذباتی ہو رہے ہیں، پہلے وکلا کو بولنے نہیں دیتے تھے، اب ساتھی ججز کو بات نہیں کرنے دیتے۔ چیف جسٹس بہت پریشان ہیں، وہ اس کیس میں ملوث ہیں، ملزم کو اتنی پریشانی نہ ہو چیف جسٹس کو لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملزمان کو اتنی پریشانی نہیں لگ رہی جتنی چیف جسٹس صاحب کو لگتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اعتزاز احسن، ملک کے نامور قانون دان، نامور سیاست دان، بڑی پرسنالٹی، وہ کامنٹ کر رہے ہیں۔ تو میں بس اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار۔ آگے جی، مظہر عباس صاحب، عدت کیس میں خاور مانیکا کو استعمال کیا گیا، اس کا مقصد قانونی لڑائی نہیں بلکہ ہیوملیشن کا پہلو ہے، ہم سیاسی اختلافات میں بہت گر گئے۔ سر یہ سیاسی نہیں، یہ غیر سیاسی اختلافات میں بھی حد درجہ گرنے کی بات ہے۔ کیسے کر لیتے ہو یار، کیسے کر لیتے ہو؟ آگے چلتے ہیں جی، محمد علی درانی صاحب، 98% عوام عمران خان کے ساتھ ہے اور یہی ان کی طاقت ہے، اور یہ نہ سمجھنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور جن کو سمجھ آ رہی وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہی حالات ہیں، اسی وجہ سے ملک آج اس نہج پر پہنچ گیا ہے۔ اب آپ ذرا خریدنا نا پاکستان سے دبئی اور یو اے ای اور امریکہ کی ایئر ٹکٹ، تو لگ پتہ جائے گا کہ کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور ڈومیسٹک بھی کتنی مہنگی ہو جائیں گی، کیونکہ جو ٹیکسز اور جو ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں نا، جس پہ سبسڈائز ہونی چاہیے تھی چیزیں، اس کے اوپر جو انہوں نے آپ کا فکس ٹیکسز لگائے، اور اسلام آباد میں لینڈ خریدنے کے اوپر جو ٹیکسز لگائے ہیں، آپ پلاٹ لے کے دکھائیے، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ ہوتا کیا ہے یہاں پر۔ بلاگز اتنا ہی، سبسکرائب کیجیے، بیل آئکن کی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔